हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि बिहार टीचर के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। और इसी से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पिछले बार पे भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको छोड़कर वीडियो के सिर्फ पे कभी नहीं जाइए और इसको देखिए पूरा, 2 बार 3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। बेल्जियम के बारे में हम लोग देखेंगे पहले कि बेल्जियम जो देश है वह हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम जो देश है वह हरियाणा से भी छोटा है और फ्रांस, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। जर्मनी से भी इसकी सीमा लगती है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि देश में कुल जो देश है ये बेल्जियम जो देश है, ये देश का कुल जो है जनसंख्या का 59% जो है 59% डच भाषा बोलते हैं। ठीक है। और यहीं पे कुछ फ्रेंच 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। और यहीं पे अब देखिए दोस्तों, ये तो बड़ा बेल्जियम हो गया। बेल्जियम तो बड़ा है, तो यहाँ पे डच अधिक बोल रहा है और फ्रेंच कम बोल रहा है। लेकिन इसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ठीक उल्टा हो जाता है और परसेंट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसको आप देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इससे। ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि 1950 से 1910 के दशक में, 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच में क्या हो गया था? कुछ तनाव उत्पन्न हो गया था। ठीक है। किस समय में हुआ था? 1950 से 1960 के बीच में फ्रेंच और डच के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। फिर देखिए, फिर श्रीलंका के बारे में कह रहा है कि श्रीलंका जो देश है वह एक द्वीपीय देश है, वह समुद्र में बसा हुआ देश है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, जो हरियाणा के बराबर है। हरियाणा की आबादी कितनी है? 2 करोड़ है और वह श्रीलंका के बराबर जनसंख्या में है। यहाँ की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे है कि सिहली जो समुदाय के लोग हैं उसकी जनसंख्या 74% है। ठीक है। 74% जो है वह सिहलियों की जनसंख्या है और 18% जो है वह क्या है? तमिलों की जनसंख्या है। लेकिन उसमें भी तमिल 2 प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के तमिल ऐसे हैं जो भारत से जाकर बसे हुए हैं और 13% ऐसे तमिल है जो श्रीलंकाई तमिल है। ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जातीय देखिए कि सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं, यानी यह समझी संस्कृति और आधारित सामाजिक विभाजन है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि सामाजिक विभाजन जो है ना, वह सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपने अपने संस्कृति को अलग मानते हैं। जैसे ईसाई अलग मानते हैं, मुस्लिम अलग मानते हैं, हिंदू अलग मानते हैं, तो अलग अलग संस्कृति को मानते हैं। यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होती है। ठीक है। तो आप इससे समझ गए होंगे। आगे आइए। आगे कह रहा है कि यहाँ पे आपको पता है कि श्रीलंकाई तमिल जो है वह कितने परसेंट है? 13% है और 5% हिंदुस्तानी तमिल वहाँ पे बसे हुए हैं। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व प्रांत में बसे हुए हैं। मतलब श्रीलंका में जो है ना, तमिल किधर बसे हुए हैं? तो यह बसे हुए हैं भारत की जो उसकी दिशा है, भारत की जो उनका अग्रसर ज़मीन है वहाँ पे बसे हुए हैं। उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं तमिल लोग। ठीक है। जबकि वहाँ पे बौद्ध है ना, बौद्ध लोगों की आबादी अधिक मानी जाती है, क्योंकि सिहली भाषा लोग बौद्धिक है। जबकि तमिल भाषा लोग कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम है। ठीक है। सिहली भाषा के लोग क्या है? बौद्धिक है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% मतलब कि देखी जाती है। ठीक है। और तमिल और क्या सिहली भाषा दोनों वो बोलते हैं। कौन? तो ईसाई बोलते हैं, जो 7% श्रीलंका में पाए जाते हैं। ठीक है। अब भैया श्रीलंका की बहुवाद क्या है? तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में ये राष्ट्र बन गया। ठीक है। ये आज़ाद हो गया
और इस समय वो भी म्यांमार भी था, वो भी 1948 ईस्वी में ही आज़ाद हुआ था और ये भी 1948 ईस्वी में भी आज़ाद हुआ था। निर्वाचित सरकार ने क्या किया कि सिल्ही समुदाय से प्रभुत्व कायम करने के लिए वह बहुसंख्यकों की ओर ध्यान दिया और उसकी ओर कदम बढ़ाए। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि 1956 में एक कानून बनाया गया श्रीलंका में, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिल्ही को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी वहाँ पे क्या हुआ कि तमिल लोगों को कुछ विशेष प्रावधान, बहुत सारे विशेष प्रावधान नहीं दिए गए, लेकिन वहीं सिल्ही को सभी सभी प्रकार की आवश्यकता की चीज़ें उनको दिए गए। जैसे उनकी भाषा राजभाषा घोषित कर दिया गया, नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात की गई, विद्यालयों में प्राथमिकता देने की बात की गई, प्राथमिक शिक्षा में। ये सब सिल्हियों के लिए सुनहरा अवसर की तरह देखा जा रहा था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके बाद में क्या हुआ कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया था कि सरकार बौद्ध मतों के संरक्षण को बढ़ावा देगी। यानी सिल्हियों के ऊपर ही सभी प्रकार की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करती थी। ठीक है, लेकिन वहीं तमिल को दरकिनार कर दिया गया था। कहाँ? श्रीलंका में। उसके बाद में क्या हुआ, श्रीलंका में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम और जो हिंदू तमिल थे उनके बीच में भी इन्होंने कुछ अंतराल फैलाने की बात की गई थी। ठीक है, सिल्हियों के द्वारा। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? तो यह मानते हैं कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो मनचाहे ढंग से देश के शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। उसी को बहुवाद कहते हैं, जो अभी श्रीलंका में चल रहा था 1956 के संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे आइए। आगे है कि श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। अब देखिए, जब श्रीलंकाई राज्य सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने अपने सिल्हियों की प्राथमिकता जब दिया तो तमिल लोग उनके विपक्ष हो गए और तमिल लोगों ने भी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि उनकी तमिल जब ये राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया तो उनकी मांग थी कि तमिल को राजभाषा क्या बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की बात कही गई और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया राजनीतिक पार्टियों ने। लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकार दिया गया और 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यानी कहने का मतलब है कि अब श्रीलंकाई जो तमिल थे उनको तो बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे, या नौकरी हो या राजनीतिक दल हो या कहीं भी विद्यालय हो, उसमें इनकी प्राथमिकता नहीं दी गई थी, जिसके कारण इन्होंने 1980 के दशक में अनेक पार्टियां बनाई, राजनीतिक पार्टियां, जिसको सरकार या इलम कहा जाता है, और उन्होंने अपनी मांग के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध की बात हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ? लेकिन 2009 में यह गृह युद्ध का अंत हो गया। यानी पूछेगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ, तो 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हो गया। ये आप यहाँ पे ये पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए बेल्जियम की साझेदारी। तो आप देखे हैं कि बेल्जियम में तो आप देखें कि बेल्जियम में अलग लोग भाषा बोलते हैं, डच 59% बोलते हैं, तो यहाँ पे 40% जो है वह ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन वही जब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जाइएगा तो ये भाषा पलट जाती है, 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेल्जियम के नेताओं ने उन क्षेत्रीय अंतरालों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र का जो सांस्कृतिक अलग है, इसका भाषा अलग है, इसका क्षेत्रीय अंतराल अलग है। तो उस हिसाब से 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगारेपन का एहसास ना हो, वह मिलजुल कर रहना सीख सके।
यानी कहने का मतलब है कि जब बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे तो सांस्कृतिक अलग है, विविधताएं अलग है, भाषा अलग है, तो इसके लिए उन्होंने अपने संविधान में बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन किए और 4 संशोधन में बहुत अच्छे संशोधन के तहत उन्होंने क्या किया कि उनके बारे में हम लोग देखते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या समान होगी। ठीक है, पहला संशोधन उन्होंने किया 1970 में। उन्होंने संशोधन ये किया कि संविधान में इस बात की संशोधन किया गया कि केंद्र सरकार जो है उसमें डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों का मंत्री समान होंगे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने दूसरा का संशोधन में कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। दूसरा का संविधान संशोधन जो हुआ उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ कहा गया 3 में कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। अब देखिए, और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषा लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव को स्वीकार किया। देखिए, कहने का मतलब है कि बेल्जियम जो देश है वहाँ पे अलग सरकार है। ठीक है, और ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पर भी अलग सरकार है, क्योंकि आप देखेंगे कि भाषा का अंतर जो है बोलने वाले की संख्या में, जहाँ 59% जो है वहाँ डच बोलते हैं बेल्जियम में, वहीं ब्रुसेल्स में 80% लोग डच बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ ज़्यादा वहाँ कम हो रहा है। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि अगर केंद्र में उन्होंने समान मंत्री की संख्या दी फ्रेंच और डच को, वहीं ब्रुसेल्स में भी समान मंत्रिमंडल का गठन किया, क्योंकि वहाँ पे भी जनसंख्या थी, भाषा का अंतर था। इसीलिए दोनों की प्राथमिकता क्या थी कि सभी को समान मंत्री को स्वीकार किया जाए हर भाषा में। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार, चौथा में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार उसका नाम है। सामुदायिक सरकार जो है, इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मनी बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हो, इस समुदाय सरकार का चुनाव करते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा को मामले में फैसला देने का अधिकार है। तो यहाँ पे है कि 2 सरकार तो आप देख लिए, बेल्जियम में और ब्रुसेल्स में देख लिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक तीसरा भी है सरकार। ठीक है, जिसको फ्रेंच भी देते हैं, डच भी देते हैं, और जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग भी उस सरकार को, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, और वो जो है चुने हुए सरकार सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा के मामले में अपने फैसले देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे काम है वहाँ पे। कि पूछेगा कि बेल्जियम में कितने प्रकार के शासन व्यवस्था है, 3 प्रकार की शासन व्यवस्था है। ब्रुसेल्स में अलग है, बेल्जियम में अलग है, और यहाँ पर पूरे देश में अलग है, सामुदायिक सरकार है। ठीक है, तो आगे आइए, आगे देखते हैं आगे क्या और है। यूरोप संघ बनाने का फैसला जो है किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ बनाया गया, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स को मुख्यालय बनाया गया था। ब्रुसेल्स को मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को मुख्यालय बनाया गया था। तो ये सब है कि बेल्जियम एक एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी में सहमत है। अब कहने का मतलब है कि पूछेगा कि शासन व्यवस्था कैसी है बेल्जियम की, तो सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था है, क्योंकि एक दूसरे से सत्ता में साझेदारी करके ही वहाँ पे सरकार को गठन किया गया है। ठीक है, अब आया आगे देखिए, यहाँ पे है तो उनका 4 संशोधन यही था कि भाषा में समानता दिया जाए, बेल्जियम में बेल्जियम में मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा संशोधन जो हुआ, तीसरा संशोधन हुआ, चौथा संशोधन हुआ, जिसके तहत जर्मनी को एक सत्ता में साझेदारी करने की
महत्वपूर्ण पीढ़ी को अपनाई और लोकतंत्र की एक मिसाल खड़ा किया। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही क्या अल्पसंख्यक पैदा नहीं करती, परेशानी नहीं करती है। देखिए, कहने का मतलब है कि बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करती, अक्सर वह बहुसंख्यक के लिए भी बर्बादी का कारण बनती है। ये आप याद रखिएगा, नहीं तो सिर्फ अल्पसंख्यक मारकर चले आइएगा, नहीं, दोनों का है। सत्ता की सरदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में मिलेगा, पूछेगा कि सत्ता की सरदारी क्या है, तो क्या सत्ता की सरदारी क्या है लोकतंत्र की? लोकतंत्र में सत्ता की सरदारी क्या है, तो क्या है? तो आत्मा है। सत्ता में सरदारी दरअसल लोकतंत्र का क्या है? आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता में बांटे जाए और वे लोग इसे देर से रहे मतलब डरे से रहे, लोग इसे डरे से रहे, इसलिए वैध सरकार वही है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी सरदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वही क्या है? वही लोकतंत्र की एक मिसाल खड़ा करते हैं। ठीक है। अब कह रहा है युक्ति परक या सरदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ठीक है। अब आगे आइए, आगे क्या कह रहा है। तो ये सब हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है ना जहाँ से मिलने वाले हैं वहाँ से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है। तो यहाँ पे है कि लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता जो है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है। सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत कौन होता है? तो ये जनता होता है। ठीक है। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसकी विचारों को, युक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन में उसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये तो आप जानते हैं कि इसे हम क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। आगे है, इसे हम सत्ता की क्षैतिज वितरण कहेंगे। किसको? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का क्या करती है? उपयोग करती है। इसी को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका को जो जोड़ कर रखती है, जिस पर कानूनी अंकुश लगा सकती है, उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका को ही, इस व्यवस्था को हम नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर एक अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाले ऐसे समान सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांत या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम भारत में राज्य सरकार कहते हैं, अमेरिका में प्रांत कहते हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छे क्या है? व्यवस्था है। वहाँ पे उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकार के बीच सत्ता में ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में तो आप देखे हैं, बेल्जियम में तो कहीं दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है कि बेल्जियम में जो है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था तो आप देखे हैं कि भाषा, संस्कृति और व्यवस्था पर वो ध्यान कानून बना सकती है। उसके बारे में उन्होंने कहा है। वहाँ पर उनको शक्ति दिया गया है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव की विकल्प जरूर होना चाहिए।
कह रहा है कि लोकतंत्र में जो है ना, लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता में दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक ही पार्टी अगर खड़ा हो रहा है, उसी को सब लोग वोट दे रहा है, तो क्या वो लोकतंत्र है की अच्छी प्रक्रिया है? तो नहीं मानी जाएगी। अगर वहीं पे, क्योंकि विकल्प एक ही अगर गलती करे चाहे सही, चुनिएगा तो आप उसी को। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र में विकल्प होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विकल्प होगा तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको चुना जाएगा, वो अच्छा काम नहीं कर रहा था उसको चुना जाएगा। ये लोकतंत्र की एक बुनियादी ढांचा मानी जाती है। ठीक है, तो ये सब जो है देखने को वहाँ पे मिलती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वह समाप्त हो चुका है, और इसके बाद जो है वह संघवाद है, और संघवाद को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं संघवाद में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे शासन चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इस अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। क्या? प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। इस प्रकार बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। सही बात है। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकार निर्भर नहीं रहेगी, तो ये व्यवस्था जो है एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह संघीय व्यवस्था अपना ली कि नहीं। श्रीलंका में अब देखिए, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारी अधिकार होते हैं। लेकिन बेल्जियम में ऐसी बात नहीं है, वहाँ दोनों की समान अधिकार होते हैं। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था जहाँ जहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है सरकार की। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होते हैं, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसकी जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर की सरकार होती है, जो शासन के दैनिक दिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ठीक है, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों स्वतंत्र है, दोनों अपना अपना काम कर रहा है, दोनों अलग अलग कामों को देख रहा है। ठीक है, आगे आइए। इसमें केंद्र सरकार प्रांत एवं स्थानीय सरकारों के आदेश दे सकती है। इसमें केंद्र सरकार जो है वह प्रांत या स्थानीय या राज्य सरकार के आदेश दे सकती है। ये संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है। राज्य सरकार के पास क्या होती है? अपनी शक्ति होती है, और इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती है। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाब नहीं दे सकती है। ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर क्या होती है? जवाबदेही होती है। अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार ने किसानों पर कुछ अलग काम किए, कुछ अलग सुविधा उनको दिए, और किसानों को नकारात्मक दिखाई दे रहा है, तो वो आंदोलन करेंगे, तो उनका जवाब राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार कुछ करते हैं तो केंद्र सरकार को ही देना पड़ेगा। इसीलिए जवाब जो है ना, वो अलग अलग दोनों सरकार देते हैं, जिनमें जैसे होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था जो है वह उसके बारे में हम देखेंगे, तो यह सरकार के 2 या अधिक स्तर वाली होती है, जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। बात सही है कि केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री है वो भी जनता पर ही शासन करते हैं देश के,
और राज्य सरकार जो है वह भी अपने राज्य के जो जनसंख्या है, जो जाति है, जो लोग है उसी पर शासन करते हैं। तो ये डबल प्रकार की शासन हो गया, जो केंद्र सरकार का अलग हो गया और राज्य सरकार का अलग हो गया। उसके बाद में कह रहा है, उसके बाद में दे रहा है कि हर स्तर की अस्तित्व और प्राधिकारी की गारंटी सुरक्षित देती है। मतलब सरकार जो है कि हर स्तर के अधिकारों और प्राधिकारों की वह गारंटी सुरक्षा देती है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब मौलिक अधिकार जो दिया गया है संविधान में, उसको क्या एक सरकार उसको बदल नहीं सकती। उसको अनेक राज्यों से पास कराना पड़ता है, सभी को विचार विमर्श करना पड़ता है। ये सब होता है तभी जाके मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था वहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आप इसको याद रखिएगा, यहाँ पे आप VVI इसको कर लीजिए। ठीक है, इसको VVI कर लीजिए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों का समान अधिकार होता है। प्रांतों का क्या होता है? समान अधिकार होता है और वह केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार से अधिक ताकतवर है वह कहाँ कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है और ऑस्ट्रेलिया में है। जहाँ क्या है? जहाँ राज्य सरकार प्रांत सरकार केंद्र सरकार से अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता में बंटवारा कर देना, इसी को क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी कहते हैं। या आगे देखिए, भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है कि राज्य के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी भारत जो है, बेल्जियम जो है और स्पेन, यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार से ताकतवर जो है केंद्र सरकार होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ताकतवर होते हैं राज्य सरकार की अपेक्षा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारत में संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया, राज्य का संघ घोषित किया है। इसमें संघ शब्द नहीं आया। भारत संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। संघ शब्द नहीं आया है, आप देखेंगे, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान किया गया है। संघ सूझे कहेगा ना, उसको भारतीय संविधान में आप नहीं जोड़ सकते। संविधान के मौलिक रूप से 2 स्तर शासन व्यवस्थाएं का प्रावधान किया गया है, जो संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। पूरे भारत में संघ जो है, पूरे भारत में संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक और तीसरा स्तर जोड़ दिया गया है। जो जोड़ दिया गया है, आप देखेंगे कि विकेंद्रीकरण जो आया था 1993 में, पंचायती राज व्यवस्था, वो जोड़ दिया गया है। संघ सूची में 100 विषय हैं, जो विदेशी मामले, बैंकिंग हो गया, ठीक है, विदेशी मामले हो गया, बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया, यह संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार इस पर कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार की इसकी भूमिका नहीं होती है। और राज्य सूची में आ गया, जिसमें आप देखेंगे कि 61 विषय हैं। यह राज्य सूची में पुलिस हो गया, जेल हो गया, व्यापारी हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, प्रांत हो गया, स्थानीय महत्व के विषय हो गया। ठीक है, जिसमें 61 विषय है। और इसमें जो है 52 विषय है समवर्ती सूची में। इसमें है कि विवाह है, जंगल है, मजदूर है, ये सब, शिक्षा, ये सब समवर्ती सूची में आता है, जिनमें दोनों का अधिकार होता है। ठीक है,
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही लेकर जब दोनों में कानूनों से टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून ही मान्य होता है। ठीक है, अगर दोनों समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार जो बनाएगा कानून उसी का मान्य होगा। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। अगर उसमें से जो भी का बच गया उस पर क्या करेगा, उस पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगा। ठीक है, अपने से कानून बनाएगा। उसके बाद करेगा भारत जब 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया था। आप देखेंगे कि 14-15 अगस्त रात्रि में जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उधर पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो दोनों अपने अपने राह पर लोकतंत्र के हिसाब से चलने लगा था। ठीक है, बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल और जातीयता की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे शामिल हैं। अब आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे एक आंदोलन भी आना शुरू हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा होना चाहिए, सीमा निर्धारित होना चाहिए। तो पोटू श्री रामलुलु ने तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश है उधर जो है ना आंदोलन करने लगे। उसके हिसाब से देखेंगे तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन शुरू हो गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन यहाँ पे है कि कुछ ऐसे राज्य थे जिनका भाषा के आधार पर संगठन नहीं करके उसको किया गया था संस्कृति को देखकर, भूगोल को देखकर और जातियों को देखकर। ठीक है, तो वह राज्य है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि सांस्कृतिक, भूगोल और जातीय के आधार पर देखने के लिए किसका मतलब कि राज्य का गठन किया गया था, तो नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो है कि 40% हिंदी भाषा बोली जाती है भारत में, जिसको राजभाषा के रूप में सिर्फ दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं। तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा जो है इसको ना देकर राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हिंदी के अलावा अन्य 21 जो भाषा बच गए उसको भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। आप देखेंगे कि भाग 8 में 22 भाषाओं की जो व्यवस्था किया गया है उसमें जो 40% दिया हुआ है हिंदी भाषा बोली जाती है अपने भारत में। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना था। सरकार ने कहा कि 1965 में अंग्रेजी भाषा को बंद कर दिया जाए, पर अनेक गैर हिंदी भाषा प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग को उग्र रूप से ले लिया और केंद्र सरकार को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा मतलब राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति दे दी और विवाद को सुलझा लिया गया। लेकिन जो है ना अंग्रेजी भाषा को भाग 8 में नहीं जोड़ा गया है। जो 22 भाग है ना उसमें अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। आप इसको याद रखिएगा, केवल कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। 1990 के बाद में यह स्थिति काफ़ी बदल गई और इस व्यवस्था में देश के अनेक राज्य के क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद में यह व्यवस्था स्थिति काफ़ी बदल गई और इस व्यवस्था में देश में अनेक क्षेत्रों में अनेक दलों का उदय होना शुरू हो गया। गठबंधन सरकार बनना शुरू हो गया और इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों में स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो आप समझे क्या कि 1990 में जो था वो गठबंधन की सरकार शुरू हो गई, क्योंकि उस समय फुल बहुमत किसी सरकार को नहीं मिलता था, इसलिए उसमें सुधार करके उनको कहा गया कि आप गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, 1-2 दल को गठित करके आप बहुमत पूरा कर सरकार बना सकते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और उसी समय 1990 के जो बाद में
अनेक दलों का उदय भी होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि विकेंद्रीकरण के बारे में देखेंगे। विकेंद्रीकरण भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों में भी बड़े बड़े हैं। भारत में प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी भारत के जो राज्य है वह यूरोप के स्वतंत्र जो देश है उससे भी बड़े बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। उत्तर प्रदेश जो है जहाँ 20 करोड़ जनसंख्या है वह रूस से भी बड़ा है। और महाराष्ट्र जो है वह जर्मनी के बराबर है। ठीक है, क्या जर्मनी के बराबर है। तीसरे स्तर के स्थानीय शासन कहा जाता है विकेंद्रीकरण सरकार को। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति लेकर जब केंद्र सरकार राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसी के सत्ता को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 2.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाए उसे क्या कहते हैं, तो विकेंद्रीकरण की सत्ता कहते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। सदस्य जो है विकेंद्रीकरण में अस्थाई सत्ता की सरकारें में सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं। सदस्य जो है पंचायत के सदस्य जो है वह वार्ड से चुने जाते हैं और उन्हें समानता पंच कहते हैं। पंच जो है वह किससे चुने जाते हैं, तो वार्ड से चुने जाते हैं। अध्यक्ष और को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोगों द्वारा किया जाता है। यह पूरे पंचायत के लिए फैसले लेने वाले संस्था है। पंचायत का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलती है। यानी पूछेगा कि पंचायत का काम किसके देखरेख में चलती है, तो ग्राम सभा की देखरेख में चलती है। साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती है। किसकी, ग्राम सभा की बैठकें कितनी बार, 2-3 बार करनी पड़ती है। कई गांव पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई गांव और पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इस मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत को पंचायत कह सकते हैं। नगरपालिका नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व ही करते हैं। जैसे कि नगरपालिका प्रमुख नगरपालिकाओं के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के प्रधान उसका मेयर होता है। तो ये सब अलग अलग उसका प्रक्रिया दिया गया सत्ता का। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत में ग्राम पंचायतों को लेकर 36 लाख लोग चुने जाते हैं। कितने लाख लोग चुने जाते हैं, 36 लाख लोग चुने जाते हैं। तो दोस्तों 2 चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं और वहाँ पे देखेंगे हम लोग जाति धर्म और लिंग मामले। ठीक है, तो 3 चैप्टर और पहुँच गया है जो एक ही वीडियो में उसको भी सलट दिया जाएगा। तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम NCERT बेस्ट क्वेश्चन आपके साथ ला सके और आपका MCQ भी इसके बाद प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में हूबहू टकराने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय दोस्तों। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।